अगर आप अपने स्टडी रूम में अपने स्टडी टेबल और चेयर पर बैठकर स्टडी करते हैं और कोई फैमिली मेम्बर आपको बाहर से आवाज़ लगाता है और आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या रिप्लाई करते हैं? अभी मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह स्कूल की लाइब्रेरी में अपने लैपटॉप पर बैठ के अगर आप कोई पीपीटी या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं सीरियसली कि मैं अभी बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। उसी तरह ड्राइंग रूम में लेटे लेटे अपने सोफ़े पे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो भी आप कहते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। या बैठकर यूं ही अपने मोबाइल पे आप उसके स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी आप कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं। आपका लेटना, आपका बैठना, आपका सो जाना, आपका किसी एक पॉइंट पर फिक्स रह के स्टैटिक रह के कोई काम करना, ये सभी लिटरेचर में या आम बोलचाल की भाषा में काम कहलाता है, लेकिन फिज़िक्स इसे काम नहीं मानता है। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग देखेंगे वर्क को। लेट्स स्टार्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर विथ वर्क। वर्क, जैसा कि इंट्रो में ही मैंने कह दिया कि सारी चीज़ें, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा खड़ा ये लिख रहा हूँ, मेरे बॉडी का अभी कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट हो जाएगा तभी वर्क होगा। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये इस नए लेक्चर का टॉपिक है जिसमें से अभी हम लोग डील करेंगे वर्क को। इंट्रो में मैंने कहा कि वर्क उसे नहीं कहते हैं जब आप किसी एक पॉइंट पे फिक्स हो, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो या अपने लैपटॉप पर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या लेटे हुए हो या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपका मूवमेंट ज़ीरो है। तो फिर वर्क फिज़िक्स के हिसाब से होता क्या है, आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन को। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय एनी फोर्स, external force applied upon it, then only इस पर emphasis डालना है, then only it is said that work has been done। ठीक है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया और अगर वो डिस्प्लेस हो गया है तभी आप कह सकते हैं कि वर्क हो चुका है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, मान लीजिए ये एक कोई सॉलिड रॉक मटेरियल है और किसी सरफेस पे है और आप यहाँ पर खड़े होकर इस पर लगातार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये अपने पोजीशन से खसक भी नहीं पा रहा है, थोड़ा सा भी ये डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो इस हालत में वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर यही कोई ट्रॉली रखी हुई है ऑन द व्हील और किसी सरफेस या रोड पे रखी हुई है और आप इस पर हल्का सा भी फोर्स लगा देते हैं और ये अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हो गया, ये कुछ इतना नए जगह से पुरानी जगह से नई जगह पे चला गया, मतलब थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके फोर्स लगा देने से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वर्क डन जो है वो हो चुका है। यहाँ पर वर्क डन ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर वर्क डन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है
और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया अपनी जगह से, तभी आप कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। जैसा कि इंट्रो में मैंने कहा, जो भी एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर दिया, हर जगह पे आप बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, या एक स्टैटिक जगह पर, मतलब किसी जगह पर बैठ के बिल्कुल स्टैटिक या रुके हुए हालत में आप लिटरली काम कर रहे थे। फिजिक्स वैसी चीज़ों को काम नहीं मानता है। आइए मैथमेटिकली समझते हैं वर्क को। वर्क डन बाय कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फोर्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्क जब किसी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू किया जाता है। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट ए पे रखा हुआ है, और एक कांस्टेंट फोर्स इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल आपने इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया है, इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। और इस फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर पॉइंट बी पर चला गया। मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक पहुंचने में एस हो गई। तो क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो गई है, और ये कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपने कांस्टेंट लिया हुआ है। जो भी अप्लाई फोर्स आपने किया है, फोर्स एप्लीकेशन आपने किया है, वो कांस्टेंट है। देयरफॉर यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ समझने की ये है कि मैंने यहाँ पर जानबूझ के डॉट लगाया है, बोला इनटू है, तो हम इसे लिख सकते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है जो वर्क डन के बराबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है आपका कि ये डॉट कहाँ से ले आए हैं। आप देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है। अगर वर्क डन आप डिटेल में लिखते तो ये कितना हो जाता, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यही होता। और दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा वापस एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होगा। देयरफॉर वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इतने से भी बात नहीं समझ में आती है तो देख लेते हैं कि अगर किसी सरफेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक एंगल थीटा पर लग रहा हो दिए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान लेते हैं कि यही सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए रखा हुआ है, और अब की फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट फिर से इस ऑब्जेक्ट का ए से बी तक हो जाता है, और ये फोर्स अभी भी उसी एंगल से लगता चला जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सिर्फ इसी ए से बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट को ही कंसीडर करते हैं। तो अब आपके पास इस कांस्टेंट फोर्स का 2 कंपोनेंट है, एक इन द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन सरफेस और डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, एफ कॉस थीटा, और दूसरा ये इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो कितना है, एफ साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा उस केस में, एफ साइन थीटा कोई रोल प्ले करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है
तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, एफ कॉस थीटा। इसका मतलब है कि इसी एफ कॉस थीटा के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। देयरफॉर यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, एफ कॉस थीटा इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट एस। देयरफॉर आप क्या इसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, और देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस। तो क्या हो गया, वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। देयरफॉर वर्क क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसे आप अलजेब्रिकली, आप अलजेब्रा के लॉज के हिसाब से उसे जो भी उसका रूल है उसको फॉलो करा सकते हैं। सो वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है और देयरफॉर स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर इट फॉलोज सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सिंपल लॉ ऑफ या लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एंगल से समझ लेते हैं कि एंगल के हिसाब से वर्क पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या ज़ीरो हो जाएगा, और उनके एग्जांपल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो भी वर्क डन की बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स की थ्रू बात कर रहे हैं। देयरफॉर अगर केस 1 आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए केस 1। केस 1 में अगर थीटा 0 डिग्री है यानी पैरेलल लग रहा है, ठीक है, यानी बिल्कुल ये ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था। उस केस में कॉस 0 डिग्री कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 0 से लेकर या लेस देन 90 डिग्री है और 0 से बड़ा या इक्वल और 90 डिग्री से छोटा है, तो उस केस में वर्क क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी फॉर द एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, वर्क ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। उसी तरह केस 2 में ले रहा हूँ और मैं सबका एग्जांपल भी बताने जा रहा हूँ। केस 2 में थीटा अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री ले लेते हैं, तो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 0 के बराबर। देयरफॉर वर्क डन कितना हो गया, एफ एस कॉस 90 डिग्री विच इज़ 0। देयरफॉर मैंने यहाँ पर एक्यूट एंगल्स की बात की थी कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर ये केस 2 में क्या हो गया, वर्क डन कंप्लीट 0 हो गया। कंप्लीट 0 कब हो गया, जब फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर एफ साइन थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लग रहा है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन आप बात क्या कर रहे थे, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देयरफॉर ये किसी काम का नहीं है उस केस में। या अगर फोर्स इधर एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड लगा दें तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर इसका कोई सेंस नहीं बन पाता है। अब आइए केस 3। केस 3 में अगर थीटा ले लेते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री, याद रखिएगा इन सब रिजल्ट्स को, आपको आगे इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो केस 3 में थीटा 180 डिग्री हो गया, तो कॉस 180 डिग्री -1 हो गया। तो इस केस में वर्क डन कितना हो गया, एफ
s cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस एफ एस। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो गया। देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कोई भी 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? उस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। आइए अब इन तीनों के एग्जाम्पल्स को आपको समझा दें कि वर्क पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, वर्क ज़ीरो का क्या मतलब होता है और वर्क नेगेटिव का क्या मतलब होता है, और उनके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। आइए केस 1, 2 और 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा यही था सिचुएशन कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है पॉइंट ए पे, और ये जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट या इस प्लेन के साथ एंगल थीटा बनाता है, और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा देता है, और ये डिस्प्लेसमेंट हमने एस माना हुआ था। तो हमने कहा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट एंगल हो तो क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। केस 1 के लिए ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। मान लीजिए कि किसी कार्ट को आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस कार्ट पे, तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, देयरफॉर वर्क पॉजिटिव है। अब मानकर चलिए कि ये कार्ट एग्जैक्टली फोर्स इसी डायरेक्शन में नहीं लगाकर आप उस कार्ट को एक रस्सी के थ्रू ऐसे खींच रहे हो। ठीक है, तो क्या है? एक एंगल तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन के बीच में एक एंगल बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री से कम है। या फिर हॉर्स जब किसी कार्ट को ऑन द रोड खींचता है, ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस खींचता है, तो वो भी पॉजिटिव वर्क डन है। उसी तरह आप किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये फोर्स वर्टिकली अप लगाकर उसे डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट इस हाइट h मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल यहाँ पर भी 0 डिग्री बन रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर भी वो एक पॉजिटिव वर्क दिखाएगा। उसी तरह ज़ीरो वर्क डन के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल्स को। ज़ीरो कब? जब फोर्स एग्जैक्टली दिए हुए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के 90 डिग्री में लग रहा हो। तो मान के चलते हैं कि ये एक कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना है, लेकिन इसके ऊपर दो फोर्स और लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा वेट। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये होना था उसका, लेकिन ये दोनों फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट है वो डिस्प्लेसमेंट के एग्जैक्टली नॉर्मल काम कर रहा है, 90 डिग्री पे काम कर रहा है। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन के कारण या वेट के कारण यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर कोई टेंशन थ्रेड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज किधर है? ऐसे टेंजेंशियल टू दिस लाइन, दिस सर्कुलर ट्रैक, और टेंशन कहाँ लग रहा है? ऑलवेज एट 90 डिग्री ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पर टेंशन एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लग रहा है। देयरफॉर टेंशन के कारण यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है? 90 डिग्री पे है। देयरफॉर टेंशन के कारण वर्क डन वहाँ पर कंप्लीट 0 होगा। उसी तरह अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। तो एक फोर्स किधर लग रहा है, एग्जैक्टली इस डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे, और वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये ds है अगर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, एग्जैक्टली सेंटर की तरफ, और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देयरफॉर वर्क डन यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर किसी कर्व्ड पाथ पर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, हम इसे FC ही कह देते हैं, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे लग रहा है, देयरफॉर यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, उसके कारण वर्क डन 0 हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है वो है टेंजेंशियल फोर्स, जिसके कारण आप वर्क को कंसीडर कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आप वर्क 0 कर देंगे वहाँ पर। सो ये सब चीज़ें माइंड में क्लियर कर लीजिए। कर्व्ड पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है, इसीलिए वहाँ पर वर्क 0 हो जाएगा। आइए ये वाला केस देखते हैं जब वर्क नेगेटिव हो जाता है। वर्क नेगेटिव होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, यानी ये फोर्स एग्जैक्टली इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन थीटा पाई। तो अगर ये रखे हुए सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आप इधर फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दिए हुए डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज अपोजिट लगेगा, जिधर मोशन होगा उसके ऑलवेज अपोजिट लगेगा। देयरफॉर यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इज दैट ओके। उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में थ्रू द डिस्प्लेसमेंट h और हाइट h, तो आपने तो ये उठा दिया, बट ग्रेविटी के कारण एक फोर्स कहाँ लग रहा है, जस्ट इस फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में। तो आप अगर इसे इधर ले जा रहे हैं तो आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और वेट के कारण ये जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। देयरफॉर ग्रेविटी के कारण जो वर्क हो रहा है वो भी यहाँ पर नेगेटिव है। उसी तरह साइकिल की व्हील, बाइसाइकिल जो आप यूज़ करते हैं, उसमें जिस वक्त आप ब्रेक लगाते हैं तो ये मोशन को अपोज करता है, यानी अगर ये व्हील इधर जा रहा है तो ये ठीक उसके अपोजिट में लगता है। तो ब्रेक अप्लाई करने पर भी जो वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने देखा कि वर्क हम लोग ये लेते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें इसे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो अब इस पे बहुत काम आप लोग कर चुके हैं। डेल W इज इक्वल टू, ये चूँकि कांस्टेंट है हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, आप इसे F डॉट ds लिख सकते हैं। और अगर इंटीग्रेट करना चाहें, अभी सिंपली मैं फिर वेरिएबल फोर्स के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर मैं करूँगा इन सब चीज़ों को। अभी आप देखिए कि अगर F और डॉट ds डिफरेंशियल फॉर्म में आपने लिखा है वर्क डन को, तो उस हिसाब से अगर इंटीग्रेट कर दें ये, तो कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगर F आपने ले लिया 3 डायमेंशनल, fxi, fyj, fzk, और ds को भी 3 डायमेंशन ले लिया, तो ये कितना हो गया, dxi, dyj पोजीशन वेक्टर और dzk। तो f डॉट ds कितने के बराबर हो जाएगा,
लिख लीजिए सबको, और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आपने सीख लिया है। डॉट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ dxi dyj dz के। ओके, कितना आ गया ये? दोनों fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k। सो f डॉट ds आपका ये आ गया। सिंस वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी इंटीग्रेट हो जाएंगे, fx dx प्लस fy dy। इस सेंस में आप लिख सकते हैं सबको fz dz। सबको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट जब कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रल ऑफ fz dz। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये dx dy dz पोजीशन वेक्टर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर गया होगा। देयरफॉर उस सेंस में अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, किसी इनिशियल पॉइंट xi से xf, फाइनल पॉइंट fx dx, और उसी तरह y के किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट तक fy dy, उसी तरह z के किसी इनिशियल पॉइंट से z के फाइनल पॉइंट तक fz dz। ठीक है, अगर आपने पहले ही से माना हुआ है ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स है, तो सारे फोर्सेस कांस्टेंट अगर हैं इस डायरेक्शन में, दिए हुए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो fx बाहर निकल गया और उसी तरह fy भी बाहर निकल जाएगा, ये dx हो गया, और fy बाहर आ गया कांस्टेंट होने के कारण, ये dy, तो कितना हो गया yi yf, और ये कितना, ये भी बाहर आ गया, तो fz बाहर आ जाएगा, और यहाँ dz, z इनिशियल z फाइनल। जब इंटीग्रेट करके आप उसे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद देखिए कितना आ जाएगा वर्क डन। दैट वर्क डन इज इक्वल टू fx एंड xf माइनस xi प्लस fy बाई f माइनस yi प्लस fz कितना, zf माइनस zi। ओके, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू f किसी भी दिए हुए पोजीशन वेक्टर r के लिए, एंड जो मतलब फोर्स उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग, या फोर्स का कंपोनेंट उस पोजीशन के अलोंग काम कर रहा हो। क्या आप इसे फाइनली लिख सकते हैं fx डेल्टा x प्लस fy डेल्टा y प्लस fz डेल्टा z, चेंज इन पोजीशन। फाइनली जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा f डॉट ds। ओके, लिटरली ये मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये सिंपली चूँकि f कांस्टेंट है, देयरफॉर f के कंपोनेंट्स को x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में और z के डायरेक्शन में, अगर f वेरिएबल होता तो हम ऐसा लिख सकते थे, वो मिस्टेकनली लिखा गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स वेरी करता है। सो ये वहाँ पर नहीं लिखाना चाहिए था, ये गलत लिखा गया था। देयरफॉर ये क्या है, आपने ये देख लिया कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, जो ऐसे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। कैसे, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे
एंड डेल्टा जेड के। ओके, नाउ इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पोजीशन वेक्टर आपने कई बार यूज़ किया हुआ है वेक्टर के अंदर। जब आप ये दिखाते हैं कि कोई दो अलग अलग पोजीशन वेक्टर में आपको एक डिस्प्लेसमेंट चुनना हो, यानी कोई अगर कर्व में मूव कर रहा है इस तरह से, और ये आपका S1 और ये S2, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया, इस ऑब्जेक्ट के पाथ पर से आपने लिया है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज डेल्टा S। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये वहाँ से आया है। सो दिस डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ये पोजीशन वेक्टर चूँकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसे कुछ इस तरह से इस पाथ पर डिस्प्लेस कराता चला जा रहा है। देयरफॉर आपको क्या मिल गया, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एक डॉट प्रोडक्ट मिल गया, जो क्या दिखा रहा है, वर्क डन दिखा रहा है। ठीक है, और जहाँ पहले से मैंने कह दिया कि फोर्स कांस्टेंट है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को आप ऐसे लेकर चल रहे हैं, यानी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो वर्क डन ऐसे भी आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देख लें, जब कई सारे फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हों तब वर्क डन कैसा होगा। ठीक है, यानी इफ एफ टोटल, यानी एक ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ढेर सारे फोर्सेस, देन वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा वहाँ पर, दैट इज इक्वल टू कितना, फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, F टोटल डॉट ds। ओके, नाउ F टोटल का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम एनी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इंटीग्रल, और ये सारे फोर्सेस जो आपने टोटल फोर्सेस के लिए लिए हुए हैं वेक्टर सम। ठीक है, डॉट ds, सबको सेपरेट करके लिख लें, I टू F F1 डॉट ds प्लस I टू F F2 डॉट ds प्लस Fn डॉट ds I टू F। अब देख लीजिए ये सभी सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद सबका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। देयरफॉर सारे वर्क डन क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक सम हो जाएंगे ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, देयरफॉर W टोटल कितना हो गया, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 अप टू Wn, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्क डन ड्यू टू individual forces that act upon the object। so work done आप ऐसे शो कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आप, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आप उसे अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर सारे वर्क डन यहाँ पर अलजेब्रिकली ऐड हो गए हैं, और अब आपको वैल्यूज़ दिए होंगे, उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन।
बहुत सारे एग्जांपल्स शुरू में ही हमने ले लिए हैं और अभी जो भी बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसे कांस्टेंट रखा हुआ है। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसमें जिसकी रेडियस r है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट A से ऐसे चलना शुरू करता है। कैसा फोर्स लग रहा है उस पर? ऑलवेज उस पर क्या हो रहा है, जहाँ पर भी पहुँच रहा है वहाँ पर उस पर हॉरिजेंटल फोर्स लगता जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहे उसकी जैसी इस लाइन के सरकमफ्रेंस के अलोंग हो रही है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? ऑलवेज इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन लग रहा है। ओके, तो अब आप देखिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है और फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है, यानी ए से बी तक इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराकर ए से बी पर पहुंचा रहा है। देयरफॉर वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी एस और एफ के बीच में एंगल कितना? थीटा बनता जा रहा है। नाउ ध्यान से देखिए, तो ये रहा आपका डी एस और ये कंपोनेंट डी एक्स और ये कंपोनेंट डी वाई, ये डी एक्स और एंगल कितना? थीटा। देयरफॉर अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? डी एस कॉस थीटा। ओके, इंटीग्रेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। कितना आ गया? देखिए वहाँ निकाल दिया मैंने, एफ डी एक्स आ गया। ओके, एफ कांस्टेंट है, ऑलरेडी मैंने कह दिया, तो ये एफ बाहर निकल गया, ये इंटीग्रल डी एक्स। डी एक्स ध्यान से देखिए हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना उसने कवर किया? रेडियस के बराबर ही कवर किया ना। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? टोटल 0 टू r। अगर आप ले लेते हैं 0 टू r और इंटीग्रेट करके लिख लेते हैं, तो वर्क डन कितना हो गया इस केस में? फोर्स, दैट कांस्टेंट फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट विच इज रेडियस आउट हियर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए कि एक सर्कल है ऑफ रेडियस r और इस बार ऑब्जेक्ट जो कि A पे रखा हुआ है उस पर ऑलवेज उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, यानी जहाँ पर पहुँच रहा है वो वहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। यानी अगर यहाँ पर है तो ये फोर्स ऐसे, यहाँ पर है तो ये फोर्स ऐसे। ओके, यहाँ पर पहुँचा तो ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, अब क्या हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया है, यानी आप कहीं पर भी जो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे वो दिए हुए सरकमफ्रेंस पर क्या करेंगे? टेंजेंट लेंगे ना इस पॉइंट पर, तो वैसे ही टेंजेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया। देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। नाउ वर्क डन आप लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। ओके, एफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 1, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब डी एस जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा जो क्वार्टर सर्कल का आर्क लेंथ है यही ना उसका क्या दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है इस बार। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है क्वार्टर सर्कल का। अगर इसे हम एस बोल दें, ये एंगल थीटा
which is quarter circle, therefore this is pi upon 2 and radius r, therefore theta is equal to s upon r होता है। ठीक है, अब थीटा कितने के बराबर है, पाई बाई 2 के, और r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया तो s कितना हो गया, पाई बाई 2 इंटू आर। देयरफॉर ये कांस्टेंट फोर्स है, ये आ गया, और ds क्वार्टर सर्कल का ये s हमने दिखाया हुआ है, देयरफॉर f इंटू एस, और s कितने के बराबर है, पाई बाई 2 इंटू आर के बराबर है। देयरफॉर यहाँ पर आपको वर्क डन कितना हो गया, पाई बाई 2 एफ आर के बराबर हो गया। इज दैट क्लियर? सो सिचुएशन को आपको क्लियरली समझ के रखना होगा, तब जाके आप वर्क आसानी से निकाल पाएंगे। अब आइए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल थर्ड उसी से रिलेटेड है, लेकिन इस बार कुछ अलग सिचुएशन है। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है जिसमें ये आपका रेडियस r है, और इसमें ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स b है, यानी यहाँ पर भी अगर फोर्स लग रहा है तो वो b की तरफ ही लग रहा है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आ गया तो फोर्स किधर लग रहा है, b की तरफ ही लग रहा है। यहाँ पर भी आ गया तो फोर्स किधर लग रहा है, b की तरफ ही लग रहा है, यानी उसका क्या है, फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट b। अब हम उसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं आपको, उस क्वार्टर सर्कल को हम वहाँ से काट लेते हैं और कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस वक्त यहाँ पर पहुँच गया है और ये भी रेडियस होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचा तो हॉरिजेंटल लाइन से, जो कि एक रेडियस है, उसकी एंगल कितनी हो गई, अल्फ़ा हो गई। और हम ये मान लेते हैं कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अभी ये सब चीज़ पहले क्लियर कर दें आपके माइंड में। अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऑलवेज पॉइंट बी की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो ये रहा आपका किधर, ये लाइन ऑलवेज डायरेक्टेड, फोर्स किधर डायरेक्टेड है, ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट बी। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑलवेज आपको ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर बिल्कुल ऐसे टेंजेंट होगा। देयरफॉर ये ds हो गया आपका, और ds जब हो गया तो इस दोनों के बीच में मान लेते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है। इस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये लाइन, ये भी रेडियस है, और ये लाइन, ये भी रेडियस है, और ये लाइन मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और ये कोई पॉइंट C मान लेते हैं। आप ध्यान से देखिए COB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, ऑलरेडी ये रेडियस लिखा हुआ है। तो ये दोनों रेडियस होने की वजह से ये दोनों साइड इक्वल हो गया इन ट्रायंगल COB। COB में ये अगर इक्वल हो गया तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और बेस एंगल को मान लेते हैं फाई। अगर ये फाई है तो ये भी फाई। बेस एंगल आपका निकालना ज़रूरी है, तभी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता चल पाएगा। देयरफॉर दिस फाई प्लस 90 माइनस अल्फ़ा, चूँकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फाई प्लस 90 माइनस अल्फ़ा इज़ equal to 180 degree. Is that okay? Therefore this is how much, 2 pi, which is equal to 180 degree minus 90 plus alpha. Okay, therefore ये कितना हो गया, 90 degree plus alpha, 2 pi is equal to, therefore phi is equal to how much, 45 degree plus alpha upon 2. Therefore ये भी एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, और ये एंगल भी कितना हो गया,
45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। उस हिसाब से आप देखिए तो इस रेडियस पर ये टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और आपको निकालना क्या है, थीटा। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। और फाई ऑलरेडी आपने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 45 डिग्री प्लस अल्फा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 माइनस अल्फा अपॉन 2। देयरफॉर ये कितना हो गया, 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 2। ओके, अब ये थीटा आपने निकाल लिया। थीटा क्यों निकालना ज़रूरी था, क्योंकि यही फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बता रहा था। कितना आ गया वो आ गया 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 2 आ गया। अब ds आपको निकालना है, तो ds क्या इसी से काम चल जाएगा, नहीं, ये सर्कुलर आर्क पर ये मूवमेंट हो रहा है। देयरफॉर अल्फा पर एक बहुत छोटा डी अल्फा एंगल एक लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पूरी तरह से ds शो करेगा। बहुत छोटा सा आर्क लेंथ पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। कितना ले रहे हैं, ये डी अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। जो जहाँ तक लिए हैं वो ds शो कर रहा है एक्चुअली। देयरफॉर आप जानते हैं कि आर्क लेंथ और इसके बीच में ये एंगल और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, थीटा। थीटा यहाँ पर नहीं है, ये अल्फ़ा है, डी अल्फ़ा, और ये कितना है रेडियस r। तो ये कितना हो गया, r डी अल्फ़ा हो गया। ds कितने के बराबर हो गया, r डी अल्फ़ा के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग करके दिखा रहे हैं। ये आपका आर्क लेंथ ds है, ये एंगल कितना है, डी अल्फ़ा है, और ये रेडियस r है। देयरफॉर डी अल्फ़ा कितने के बराबर हो जाता है, दैट इज़ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई r, यानी रेडियस। देयरफॉर ds इज इक्वल टू r डी अल्फ़ा हो गया। ये निकालना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ds को इस एंगल में आपको कन्वर्ट करना था। अब आइए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए फ्रॉम 0 टू π/4, यहाँ पर 0 डिग्री और ये पूरा यहाँ तक पहुँच गया तो π/2 यानी 90 डिग्री, सॉरी नॉट π/4, 90 डिग्री। देयरफॉर 0 टू 90 डिग्री आप यहाँ तक लेके आ गए उसे, और f कितना, डॉट ds, ठीक है। अब f और ds के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। 0 टू 90 डिग्री f ds cos थीटा। f कितने के बराबर, f तो f ही है, ds कितने के बराबर, 0 टू 90 डिग्री f ds हो गया r डी अल्फ़ा, एंड cos थीटा कितने के बराबर, 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। ये आपका आ गया इंटीग्रल के फॉर्म में। अब फोर्स कांस्टेंट है, ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि ये जो भी एग्जांपल बता रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स के लिए। रेडियस कांस्टेंट, ये दोनों बाहर निकल गया, r और f बाहर निकल गया। 0 टू 90 डिग्री कितना बच गया अब आपके पास, डी अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, cos का फॉर्मूला लगा के कितना हो जाएगा, cos 45 cos अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस साइन 45 साइन अल्फ़ा अपॉन 2, और इंटीग्रेट के लिए डी अल्फ़ा 0 टू 90 डिग्री, π/4, सॉरी क्वार्टर सर्कल है, देयरफॉर π/2 होगा, यानी 90 डिग्री ही होगा। अब cos 45 का वैल्यू और sin 45 दोनों 1/√2 होता है, 1/√2 बाहर ले लीजिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1/√2 जब बाहर ले लेंगे तो वर्क डन कितना हो गया, 1/√2, ये हो गया f इंटू आर, जस्ट रिवर्स करके लिख रहा हूँ, ये कितना आ गया 0 टू 90 डिग्री cos अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 डी अल्फ़ा। इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट करके निकाल लीजिए,
एग्जैक्टली कितना आ जाएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने निकाला कि नहीं। ये 2 के बराबर आ जाएगा। √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल आउट, देयरफॉर √2 FR। वर्क डन कितना आ गया? √2 FR आ गया। सिर्फ देख लीजिए कि क्वार्टर सर्कल पर चलते हुए आपके फोर्स का डायरेक्शन, कांस्टेंट फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जा रहा है। उसी में आपका वर्क का पूरा रिजल्टेंट जो आ रहा है, वो जो रिजल्ट आ रहा है वो पूरी तरह से चेंज होता हुआ चला जा रहा है। ओके, देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। अब तक हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड वर्क डन को देखा और जो फॉर्मूला था हमारा वो कुछ इस तरह का आया हमारे पास, ठीक है, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में F.ds के फॉर्म में, और अगर इसे इंटीग्रेट करके लिखना चाहें तो ये आ गया हमारा F.ds के फॉर्म में। इज दैट ओके? अब इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स को समझ लीजिए। यहाँ पर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क है। और अगर सिंपली इसको लिखें यूनिट के हिसाब से तो Fs होता है ना, और Fs cos थीटा भी लिखें, cos थीटा डायमेंशन लेस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये फोर्स न्यूटन और ये मीटर, इसको कॉलेक्टिवली जेम्स प्रेस्कट जूल के नाम पर जूल दिया गया और इसे जूल से लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स इसके बारे में समझ लें। ये क्या है कि वर्क सिर्फ डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ टाइम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ ये भी इन्वॉल्व नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना तेज़ी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, उसके रिटार्डेशन के बारे में ये सब कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि वर्क डन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पे डिपेंड नहीं करता है। It does not, work does not depend upon, work done does not depend upon, does not depend upon velocity, acceleration, retardation etc। ये भी डिपेंड नहीं करता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से इसके अंदर डिक्रीमेंट हो रही है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वर्क डन टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। देख लीजिए कहीं पर टाइम की चर्चा हो रही है? नहीं, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। अब ये बात स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि टाइम का वर्क डन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर किसी ने फोर्स लगाया और उसको बहुत कम टाइम में, हो सकता है 5 सेकंड में ही डिस्प्लेस कराकर यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन कुछ और भी बाधाएं आ गई दूसरे स्टूडेंट को, या वो वीक है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन अगर गोल सेट करके पहुंचना है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इतनी ही दूर करनी है, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसने कम टाइम में ही ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया और वर्क का रिजल्ट उसे मिल गया, लेकिन इसने टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाया। इसलिए अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो टाइम की बिल्कुल परवाह ना करें। हाँ, ये सोचें कि अगर इस बार नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल और या थोड़े दिन और जम के मेहनत करेंगे और रिजल्ट तक पहुंच के दिखा देंगे। आप जानते हैं कि फिज़िक्स जब तक रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वर्क डन नहीं माना जाता है। इसलिए फिज़िक्स की भाषा को समझिए। टाइम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये हो सकता है 5 ही सेकंड में कर दिया हो, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस, ये फोर्स,
और ये फोर्स हो सकता है कि 25 सेकंड लगा दिया हो, लेकिन पहुंचा दोनों ए से बी पर ही, यानी गोल सेट था बी पर पहुंचना था, तभी जाके वर्क डन माना जाता है। इसलिए वर्क डन इंडिपेंडेंट है टाइम से, यानी टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अब आइए एक चीज़ और है कि फोर्स जो है, जो रियल फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अब देख लीजिए, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए इस कार्ट पर एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहा है, और कार्ट कहाँ चल रही है, सड़क पर, और आप कहीं दूर से खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ये कार्ट भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये कार्ट मूव करके यहाँ से, मान लेते हैं ये एक्चुअल पोजीशन है, और मूव करके आप तक पहुँच जाए, और उतनी देर में, जितनी देर में ये आप तक यहाँ तक ऐसे पहुँचा है, उतनी देर में ये आदमी उस पर धक्का लगाकर इसे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक इस डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दे, तो ये भले ही इस फ्रेम में, जिस कार्ट के फ्रेम में है, इसने क्या किया है, सिर्फ इस डिस्प्लेस कर दिया है इसे। बट आप जहाँ अर्थ के फ्रेम में खड़े हुए हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, चूँकि ऑब्जेक्ट इतने से डिस्प्लेस कर गया, उतने देर में ये कार्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। देयरफॉर उस केस में फ्रेम पर जो है, मतलब पूरी तरह से वर्क फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा। अगर कार्ट के फ्रेम में लिख रहे हैं, कार्ट के फ्रेम में लिख रहे हैं फ्रॉम कार्ट फ्रेम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू एस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तब। ठीक है, और अगर अर्थ फ्रेम से देखकर लिख रहे हैं, तो अर्थ फ्रेम से आप क्या देख पा रहे हैं, अर्थ फ्रेम से आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ एस से डिस्प्लेस नहीं किया है, बल्कि कार्ट उतनी देर में एस नॉट से डिस्प्लेस कर गया है। देयरफॉर वर्क डन वहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एस प्लस एस नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, देयरफॉर वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट है, देयरफॉर वर्क इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। तो ये सब कुछ थोड़ी सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह एक एलिवेटर का भी केस ले लेते हैं। एलिवेटर में अगर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपने किसी चीज़ को होल्ड कर रखा है ऐसे, और आप अर्थ पे खड़े हुए हैं, आपने होल्ड कर रखा है, वर्क डन 0 है, चूँकि एक जगह पर फिक्स है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आपको फिक्स कर दिया गया अब एलिवेटर के अंदर, और एलिवेटर मूव कर रही है ऐसे एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, मान लीजिए मूव कर रही है, और एक फ्रेंड आपका यहाँ खड़ा हुआ सारा चीज़ देख रहा है। आपने भले ही जब एलिवेटर के फ्रेम के अंदर से आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए वर्क डन क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो गया, यहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। लेकिन जो यहाँ अर्थ के फ्रेम में खड़ा हुआ है, वो देख पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि इसे फील हो रहा है कि यहाँ कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, और वो फोर्स के कारण यहाँ इसको क्या लगना चाहिए, वर्क डन का कुछ वैल्यू इसको लगना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, चाहे वो एलिवेटर का केस हो या कार्ट का केस है, वो सब आपने देख लिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ फ्यू मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।